अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड साइंस से आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की। अब देखें, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हमने लास्ट टाइम जहां तक पढ़ा था वो मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हमने सेल मेम्ब्रेन का टॉपिक कवर किया था। चैप्टर नंबर 4 पर थे जिस सेल के ऊपर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, हमने सेल वॉल पढ़ी थी और सेल वॉल पढ़ने के बाद हमने ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था। मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा, सिर्फ उनके नाम डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग पहले साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे कि ये साइटोप्लाज्म क्या होता है एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब देखो, साइटो का जो वर्ड निकला है ना, वो निकला है सेल से, और प्लाज्म का मतलब क्या होता है? लिक्विड। यानी सेल का कौन सा वाला पार्ट? लिक्विड पार्ट। सेल के लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक सेल है और एक सेल के अंदर सेंटर में उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इसके बीच में जितना भी ये मटेरियल होता है ना, ये सारा लिक्विड पार्ट होता है, और इस लिक्विड पार्ट को हम लोग नाम देते हैं किसका? साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में होता क्या है? एक तो 2-3 चीज़ें साइटोप्लाज्म को लेकर हम लोग डिस्कस कर लें कि जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो कंटिन्यूसली स्ट्रीम लाइक मूवमेंट दे रहा होता है, और इसकी जो मूवमेंट होती है ना, उसे हम लोग नाम देते हैं साइक्लोसिस का। किसका नाम देते हैं? साइक्लोसिस का। कंटिन्यूसली सेल के अंदर क्या करता है? मूव करता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल के कंपोनेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दें, यानी कि साइटोप्लाज्म है और इसमें से हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं, सेल ऑर्गेनल्स को हम लोगों ने साइटोप्लाज्म से निकाल दिया, तो अब जो हमारे पास लिक्विड पार्ट बचेगा ना, उसे हम लोग कहेंगे साइटोसॉल। साइटोसॉल यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो लिक्विड पार्ट होता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, अगर हम लोग साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स को निकाल देते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ऑर्गेनल्स जो चीज़ें बनाते हैं, जो चीज़ें उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करनी होती है सेल के अंदर ही, तो वो साइटोप्लाज्म उनकी अपनी मूवमेंट के ज़रिए उनको हेल्प कर रहा होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। और ऑर्गेनल्स की पोजीशन को मतलब कि देख रहा होता है कि कौन सा ऑर्गेनल्स की किस जगह पर कब ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें किसकी काम होती हैं? साइटोप्लाज्म का काम होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे एक बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन चल रहा होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस, अब देखो हमारी बॉडी जो होती है ना, जो काम कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। ये केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में चल रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस चैप्टर नंबर 11 में कि होता क्या है, लेकिन अभी आपके जहन में ये होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सेल का सबसे एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन चलता है जिसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का नाम देते हैं। दूसरा, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम लोग साइक्लोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, अगर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स को साइटोप्लाज्म से निकाल देते हैं तो बाकी जो बचता है वो हमारे पास क्या होता है? साइटोसॉल। अच्छा, ये मैं रब कर देता हूँ, लेकिन ये क्या वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हैं, जो बुलेट फॉर्म में जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। अगर हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स के हमने सारे नाम डिस्कस किए थे, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हमारे पास होते हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग हर एक सेल ऑर्गेनल्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एक
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। कौन सा सेल ऑर्गेनल है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक ट्यूब्यूलर एंड रॉड शेप ऑर्गेनल होता है। ट्यूब्यूलर एंड रॉड शेप ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास। क्लियर है? तो ये पहले कुछ पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। हाँ, एक और चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कौन सा ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन होती हैं। दूसरी बात, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में क्या होता है? मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ट्यूब्यूलर एंड डॉट शेप ऑर्गेनल होता है। क्लियर है यहाँ तक आपके पास? अब जो लोअर प्लांट होते हैं ना, लोअर प्लांट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। किसका नाम देते हैं? कॉन्ड्रियोसोम का। ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही दूसरा नाम है। लोअर प्लांट के अंदर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रियोसोम। क्लियर है? अब आगे हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो पहले बेसिक चीज़ें हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता होनी चाहिए। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब देखो, ऑर्गेनल में हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि उसकी बेसिक चीज़ें, उसका स्ट्रक्चर, देन उसका फंक्शन कि सेल के अंदर उस ऑर्गेनल का काम क्या होता है, उसका रोल क्या होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया एक रॉड और ट्यूबुलर शेप का होता है ना। तो मैं अगर यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ माइटोकॉन्ड्रिया की, ये मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊँगा कि आपने वो बीन देखी है जो नहीं ब्रोस्ट खाते हैं और ब्रोस्ट के साथ एक बन मिलता है, बन आता है ना, लंबा वाला बन होता है। एक तो गोल वाला बन होता है ना बर्गर का, एक लंबा वाला बन होता है। वो सेम जैसे लंबा वाला बन होता है ना, वैसा ही शेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, बस थोड़ा सा मोटा होता है। मैं उसको जैसे उस बन को हम लोग बीच से काटते हैं ना, तो मैं माइटोकॉन्ड्रिया को भी यहाँ ऐसे बीच से काट के बना रहा हूँ ऐसे। ये हमारे पास समझ लो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की एक हमारे पास क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है। इसे हम लोग नाम देते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और एक इसकी होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो उसकी होती है ना, उसके ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं, फोल्डेड होती है वो, देखो ऐसे इसके ऐसे अंदर की तरफ क्या बने हुए हैं, फोल्ड्स बने हुए हैं ना। तो इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें ऐसे फोल्ड्स होते हैं। इसके हम नाम देते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है ना, इसके जो फोल्ड्स होते हैं ना, इन फोल्ड्स को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी का। किसका नाम देते हैं, क्रिस्टी का नाम देते हैं। याद रखें, इन फोल्ड्स को हम लोग नाम दे रहे हैं क्रिस्टी का, ठीक है। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गई, एक इनर मेम्ब्रेन हो गई। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी का। अंदर क्या होता है कि अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। और इस लिक्विड पार्ट को हम लोग नाम देते हैं किसका, मैट्रिक्स का।
इस लिक्विड पार्ट को हम लोग नाम दे रहे हैं मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड पार्ट होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के अलावा एंजाइम्स होते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना क्या होता है, डीएनए होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है, एक वाहिद सेल का ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। याद रखें बेटा, इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का एक वाहिद ऐसा ऑर्गेनल होता है जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है ना, जिसके पास अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है ना, उसको हम लोग सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल का मतलब उसके पास अपना डीएनए होता है, तो वो जब चाहे खुद को डिवाइड कर सकता है, खुद की तादाद को बढ़ा सकता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल, क्लियर है। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अगर फंक्शन की बात करें ना, तो इसका मैं फंक्शन भी आपको बताता चलूँ। माइटोकॉन्ड्रिया का हमारे सेल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो इम्पोर्टेंट रोल पता है क्या होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल का पावर हाउस है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो सेल काम कर रहा है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सेल काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेन सेल को पावर देता है। पावर का मतलब एनर्जी देता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो सेल को एनर्जी कौन देगा, और जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल एक अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी। और एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी भी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब बात ये आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहे होते हैं हमारे कौन सा, एरोबिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन चल रहा होता है, एरोबिक रिएक्शन। ये एरोबिक रिएक्शन एक हमारे बॉडी सेल के अंदर दो तरह के रेस्पायरेशन होती है। हम इसको रिएक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको रेस्पायरेशन कहेंगे, एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, दो तरह की रेस्पायरेशन होती है हमारे पास, एक होती है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है, और एनएरोबिक रेस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। यहाँ पे हम बात करें एरोबिक रेस्पायरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो रेस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पायरेशन का मतलब ये नहीं होता सांस लेने का अमल। सांस लेने के अमल को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हमारा फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, और मेन सोर्स ऑफ जो हमारा मतलब कि एनर्जी होता है वो ग्लूकोज होता है। हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, लेकिन सिंपल मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। हमारे फूड की ऑक्सीडेशन करना, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। फूड की ऑक्सीडेशन करना क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। और ऐसी रेस्पायरेशन को हम लोग नाम देते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन, जिसके अंदर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये सेल्यूलर रेस्पायरेशन यानी एरोबिक रेस्पायरेशन का काम कौन कर रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ तक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है।
अब हम लोग आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे पास होता है, ये भी एक हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कौन सा ऑर्गेनल है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। और जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड, याद रखना, जितने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में। अगर मैं इसको और अच्छा ये भी कह सकता हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक ट्यूबुलर नेटवर्क की तरह होता है। किसकी तरह होता है? ट्यूबुलर नेटवर्क की तरह होता है। एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा तो अब आपको आइडिया होगा। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग इंटर कनेक्टिंग ऑर्गेनल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटर कनेक्टिंग ऑर्गेनल। इंटर कनेक्टिंग ऑर्गेनल का मतलब ये होता है कि ये दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ये किसको कनेक्ट करता है? ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हमारी सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो कि हेल्प कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में। हेल्प कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन में। इसीलिए हम इसको इंटर कनेक्टिंग ऑर्गेनल कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बहुत सारी चीज़ें जो न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं, फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनके लिए चैनल प्रोवाइड करता है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है और चीज़ें यहाँ से वहाँ क्या होती हैं? ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब इसीलिए हम इसको इंटर कनेक्टिंग ऑर्गेनल कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल, ट्यूबुलर नेटवर्क होता है और इंटर कनेक्टिंग ऑर्गेनल होता है। ये बातें यहाँ तक नोट कर लें, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। किसकी बेसिस के ऊपर? राइबोसोम्स की बेसिस के ऊपर। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और एक वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब देखो, पहले तो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम बनाता हूँ। आप बोलोगे सर ने क्या बना दिया? ये हमारे को होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेम ऐसे नेटवर्क की तरह। अब क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, याद रखना, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। आगे जब राइबोसोम पढ़ाऊँगा ना, पूछूंगा। ये राइबोसोम्स इसके ऊपर क्या होते हैं? अटैच होते हैं ऐसे। समझ आ रहा है? अब जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर है?
जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होने की वजह से उनकी अपीयरेंस क्या हो चुकी है, रफ हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में RER। और जिसके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। उनकी सरफेस स्मूथ होती है क्योंकि राइबोसोम्स उनके ऊपर अटैच नहीं होते। अब इनके साथ साथ मैं आपको फंक्शन भी बता रहा हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, राइबोसोम्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए। सिंथेसिस का मतलब बनाना, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि राइबोसोम्स आराम से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होकर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ, प्रोटीन की सिंथेसिस कर पाएँ। क्लियर है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन जो रोल होता है वो क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना। क्या बनाना? प्रोटीन बनाना, याद रखना, ठीक है ना। और प्रोटीन की अलग अलग टाइप्स होती है, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन्स, ये सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, इसका हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पता है क्या होता है? ये क्या करता है, कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो क्या करता है, कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी, कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू विटामिन डी in the presence of sunlight, in the presence of sunlight। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काम आएगी आगे भी, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सनलाइट की मौजूदगी में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को, हमारे स्किन के कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और विटामिन डी जो होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बोन्स के लिए। किसके लिए? हमारी हड्डियों के लिए। विटामिन डी का काम क्या होता है? विटामिन डी का काम होता है कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम को जमा करना, क्योंकि हड्डियों में जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा हड्डियाँ उतनी मजबूत होती हैं। अगर विटामिन डी होता है तो वो हड्डियों में कैल्शियम जमा करता है और हड्डियाँ हमारी क्या होती हैं, बोन्स हमारी क्या होती है, स्ट्रांग होती हैं। और अगर विटामिन डी नहीं होगा तो ये काम नहीं हो पाएगा, जिससे बोन्स क्या होंगी, वीक होंगी। ठीक है, तो विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है। 80% विटामिन डी हमें सनलाइट की मदद से ही मिलता है। सनलाइट जब हम लोग लेते हैं, सनलाइट भी कौन सी, एक अर्ली मॉर्निंग और एक लेट इवनिंग, ठीक है ना। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग की जो सनलाइट होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेस कम होती हैं, और वो हमारे स्किन के लिए जो है अल्ट्रा वायलेट रेस हमारे लिए बुरी होती हैं, हमारे स्किन के अंदर सन बर्न करती हैं। लेकिन अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट और शाम के वक्त की जो सनलाइट होती है ना, वो लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो जब पैदा होते हैं तो उनके घर वाले उनको नहा धुला के और धूप थोड़ी सी देते हैं ना। तो धूप देने का मकसद क्या होता है कि सनलाइट की वजह से उनकी बॉडी में विटामिन डी बने, विटामिन डी से उनकी बॉडी की बोन्स के अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन हो और उनकी हड्डियाँ बहुत जल्दी क्या हों, मजबूत हों। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं ना जहाँ पे इतनी सनलाइट नहीं होती, कि जहाँ पे सर्द मौसम ज़्यादा होता है और सूरज जो होता है वो बादलों में छुपा हुआ होता है और सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उन ममालिक के जो लोग होते हैं ना, उनमें अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और अक्सर हमारे यहाँ पे भी जो मतलब कि कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हमारे यहाँ, जो मतलब कि पर्दा होता है, जैसे लड़कियाँ होती हैं वो बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, और बुर्के पहनने की वजह से जो पूरी स्किन होती है ना, ये एक अलग चीज़ है, वो पूरी स्किन जो होती है वो कवर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सनलाइट उनकी स्किन के ऊपर नहीं पड़ पाती। ठीक है, और अक्सर फीमेल के अंदर, और दूसरा रीज़न ये भी है कि अक्सर फीमेल के अंदर, फीमेल जो है वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती, और सनलाइट अगर उनको नहीं मिल पा रही होती तो अक्सर 10-15 में से किसी 1-2 फीमेल के अंदर विटामिन डी की क्या होती है, कमी होती है। अक्सर ये नोट किया गया है कि 10-15
फीमेल में से किसी एक दो फीमेल के अंदर विटामिन डी की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, और फिर वो विटामिन डी के इंजेक्शन ले रहे होते हैं, दूध में मिला के या पानी में या किसी जूस में मिला के इंजेक्शन पी रहे होते हैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार। और जैसे बाहर ऐसे ममालिक जहाँ पे विटामिन सनलाइट कम पड़ती है और उन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, तो वो स्टार्टिंग से ही विटामिन डी के टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर लेते हैं ताकि उनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी ना हो पाए। क्लियर है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो क्या होता है, विटामिन डी बनाना। कैसे? कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट करना, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में। क्लियर है? तो ये हमारे पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे हम लोग और ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।